सोचिए आपके राज्य की जमीन के नीचे करोड़ों अरबों रुपए की खनिज संपदा है। कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट और दूसरे महत्वपूर्ण खनिज है। लेकिन इन खनिजों को जमीन से निकालने वाली कंपनियों के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि खनिज कितना है, सवाल ये भी है कि उसे निकालने के बाद कितना टैक्स और कितना शुल्क देना पड़ेगा। और अगर ये नियम बीच में बदल जाए तो यहीं से शुरू होता है कहानी एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2026 की। सरकार का कहना है कि माइनिंग सेक्टर में अब ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें टैक्स और शुल्क को लेकर ज्यादा निश्चितता, स्थिरता और एकरूपता हो। लेकिन इस बदलाव का दूसरा पहलू भी है, क्योंकि सवाल सिर्फ खनन कंपनियों का नहीं है, सवाल ये भी है कि खनिज संपदा वाले राज्यों के पास टैक्स लगाने की कितनी शक्ति बचेगी और आखिर इस कानून का असर आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा। तो आइए आसान भाषा में इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमएमडीआर एक्ट है क्या। तो भारत में खनन क्षेत्र का संचालन मुख्य रूप से माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत होता है। यानी देश में खनिजों के विकास और खनन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए यही कानून एक बड़ा आधार है। अब 2026 में इसी कानून में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। सरकार का कहना है कि मौजूदा माइनिंग टैक्स व्यवस्था में कई ऐसी समस्याएं थी जिनसे खनन क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा होती थी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि किसी कंपनी ने एक माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, उसने करोड़ों रुपए निवेश किए, मशीनें लगाई, कामगार लगाए, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की। अब कंपनी ने पूरा हिसाब लगाया कि खदान चलाने में पूरा खर्च कितना आएगा और कितना टैक्स देना होगा। लेकिन अगर माइनिंग शुरू होने के बाद कोई नया शुल्क या फिर कोई कर सामने आ जाए तो कंपनी की पूरी कॉस्ट कैलकुलेशन बदल सकती है। यानी आज जो हिसाब लगाया था, कल वही हिसाब गलत हो सकता है। सरकार इसी तरह की अनिश्चितता को कम करना चाहती है। अब यहाँ एक और बड़ी समस्या आती है। भारत में अलग अलग राज्यों में खनिज संसाधन है और अलग अलग राज्यों में माइनिंग से जुड़े टैक्स, सेस और अन्य चार्जेस की व्यवस्था अलग हो सकती है। इसका सीधा असर माइनिंग की लागत पर पड़ सकता है। एक राज्य में किसी खनिज को निकालना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है, तो दूसरे राज्य में वही प्रक्रिया ज्यादा महंगी पड़ सकती है। सरकार का कहना है कि ऐसी असमानता से पूरे माइनिंग सेक्टर में एक समान कारोबारी माहौल नहीं बन पाता। इसीलिए अब केंद्र एक ज्यादा यूनिफॉर्म फिस्कल फ्रेमवर्क की दिशा में बढ़ रहा है और इस पूरे बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण है नई धारा 9D। यानी इसके तहत राज्य सरकारें खनिज अधिकारों या खनिज युक्ति भूमि पर अपनी तरफ से कोई नया टैक्स, सेस या अन्य शुल्क मनमाने तरीके से नहीं लगा सकेंगी। ऐसे शुल्क केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होंगे। यानी आसान भाषा में समझिए, राज्य सरकारों की माइनिंग रिलेटेड टैक्स पावर पर केंद्र की भूमिका पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है और यही इस पूरे संशोधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक गलतफहमी दूर करना जरूरी है। मतलब ये नहीं है कि अब राज्यों को माइनिंग से कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा, ऐसा कहना सही नहीं होगा। बदलाव खास तौर पर नए टैक्स, सेस और चार्जेस पर केंद्र द्वारा तय की जाने वाली सीमाएं और शर्तों से जुड़ा है। इसीलिए असली सवाल यह है कि आने वाले समय में राज्यों को माइनिंग से कितना रेवेन्यू मिलेगा और उस रेवेन्यू पर उनका कितना नियंत्रण रहेगा। यही मुद्दा इस कानून की बहस को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। अब सरकार इसके फायदे क्या बता रही है। सबसे पहला फायदा, टैक्स सर्टेनिटी। अगर माइनिंग कंपनी को पहले से पता है कि किन फाइनेंशियल चार्जेस का सामना करना पड़ेगा तो बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकती है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट। अगर टैक्स अनसर्टेनिटी कम होगी तो सरकार को उम्मीद है कि माइनिंग सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है। तीसरा, प्रोडक्शन। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं और डोमेस्टिक मिनरल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और चौथा, डोमेस्टिक सप्लाई। भारत में खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी तो कुछ मामलों में इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने में मदद मिल सकती है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए।
मान लीजिए किसी कंपनी को भारत में कोई खनिज निकालने में 100 रुपए की लागत आती है। अगर अलग अलग टैक्स और चार्जेस के कारण उसकी लागत बढ़कर 130 या 140 रुपए हो जाए तो कंपनी के लिए वह माइनिंग प्रोजेक्ट कम आकर्षक हो सकता है। लेकिन अगर टैक्स स्ट्रक्चर पहले से ज्यादा प्रेडिक्टेबल है तो कंपनी को पता होगा कि उसे किस तरह की लागत का सामना करना है। यही है सरकार की सोच। लेकिन क्या टैक्स सर्टेनिटी से माइनिंग अपने आप बढ़ जाएगी? नहीं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी भी माइनिंग बिजनेस की सफलता सिर्फ टैक्स पर निर्भर नहीं करती। मिनरल की डिमांड कितनी है, मार्केट प्राइस क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, एनवायरमेंटल और अन्य रेगुलेटरी अप्रूवल्स कितनी आसानी से मिलते हैं, इन सभी चीजों का असर पड़ता है। इसीलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि टैक्स सर्टेनिटी माइनिंग ग्रोथ में मदद कर सकती है, लेकिन अकेले टैक्स रिफॉर्म से माइनिंग ग्रोथ की गारंटी नहीं है। तो अब सवाल आता है इसका असर आम आदमी पर। तो देखिए, माइनिंग से सिर्फ खनिज नहीं निकलता, उसी खनिज से स्टील बनता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है, एनर्जी सेक्टर्स को रिसोर्सेज मिलते हैं। यानी माइनिंग इकोनॉमी की कई दूसरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। अगर माइनिंग की लागत बढ़ती है तो आगे चलकर उससे जुड़े प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की लागत पर भी असर पड़ सकता है। सरकार का तर्क है कि माइनिंग में अनावश्यक और अप्रत्याशित फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तो इकोनॉमी में लागत का दबाव कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ भी यह कहना सही नहीं होगा कि इस कानून के बाद हर चीज सस्ती हो जाएगी, क्योंकि कीमतें कई दूसरी फैक्टर से भी तय होती है। तो अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पक्ष पर, राज्यों की चिंता। भारत के कई राज्य खनिज संपदा में समृद्ध है। इन राज्यों के लिए माइनिंग सिर्फ उद्योग नहीं है, माइनिंग से रेवेन्यू आता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है, ट्रांसपोर्ट और अन्य बिजनेसेस को काम मिलता है और राज्य सरकारों के पास विकास के लिए रिसोर्सेज आते हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार राज्यों की माइनिंग रिलेटेड टैक्स लगाने की शक्ति पर सीमाएं तय करती है तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या इससे राज्यों की फिस्कल ऑटोनॉमी प्रभावित होगी? यानी केंद्र कह रहा है एक समान और प्रेडिक्टेबल माइनिंग फ्रेमवर्क जरूरी है, वहीं राज्यों की तरफ से सवाल उठ सकता है हमारे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े रेवेन्यू पर हमारा अधिकार कितना रहेगा। यही इस पूरे मुद्दे का सेंटर स्टेट एंगल है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रावधान, संशोधन लागू होने से पहले जिन शुल्कों की राशि राज्य द्वारा न तो वसूली गई थी और न ही भुगतान की गई थी, ऐसे शुल्कों को अमान्य किए जाने का प्रावधान है। हालांकि जो राशि पहले ही जमा या वसूल की जा चुकी है उसे वापस नहीं किया जाएगा। यानी कानून का असर केवल आने वाले समय पर नहीं, कुछ पुराने लंबित शुल्कों पर भी पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे माइनिंग कंपनीज को फायदा होगा? संभावना है कि टैक्स और चार्जेस में सर्टेनिटी आने से कंपनियों के लिए प्लानिंग आसान हो जाएगी। खासकर छोटे और मध्यम माइनिंग ऑपरेटर्स के लिए अचानक आने वाली अतिरिक्त लागत कम होना महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन फिर वही बात, बिजनेस तभी बढ़ेगा जब मार्केट में डिमांड होगी। अगर मिनरल की बिक्री ही नहीं होगी तो सिर्फ टैक्स कम होने से कोई कंपनी ज्यादा उत्पादन क्यों करेगी? इसीलिए टैक्स रिफॉर्म जरूरी हो सकता है, लेकिन मार्केट डिमांड भी उतना ही जरूरी है। और यही इस पूरे कानून की सबसे बड़ी तस्वीर है। एक तरफ सरकार चाहती है टैक्स सर्टेनिटी, तो दूसरी तरफ माइनिंग इन्वेस्टमेंट, फिर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और आगे मिनरल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ सवाल है कि राज्यों की रेवेन्यू और फिस्कल ऑटोनॉमी का क्या होगा? तो अगर इस पूरे MMDR अमेंडमेंट बिल 2026 को एक लाइन में समझना हो तो बात इतनी है कि भारत के माइनिंग सेक्टर में अलग अलग और अप्रत्याशित फाइनेंशियल चार्जेस को सीमित करके एक ज्यादा यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इससे माइनिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक मिनरल सप्लाई मजबूत होगी और इकोनॉमी को फायदा मिलेगा।
लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीन पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, माइनिंग इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ता है, प्रोडक्शन कितना बढ़ता है और राज्यों की रेवेन्यू स्थिति पर इसका वास्तविक असर क्या पड़ता है। क्योंकि कानून कागज पर कितना भी बड़ा बदलाव क्यों ना करे, उसका असली असर जमीन के नीचे मौजूद खनिज से नहीं, बल्कि जमीन के ऊपर दिखने वाली इकोनॉमी से पता चलेगा।